Then today's topic is applications of first law of thermodynamics, first law of thermodynamics in different process. Okay, तो डिफरेंट प्रोसेस में हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करना है. ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग को आगे भी बहुत काम आएगा और यही सेम चीज आप लोग को केमिस्ट्री में भी पढ़ना है. एक मिनट, पहले इससे रिलेटेड हम आप लोग को कुछ टॉपिक्स हम आप लोग को शेयर करते हैं. शेयर एक मिनट, ज्यादा स्लो चल रहा है क्या बता दें. आप लोग के अंदर काफी अच्छा पेशेंस है. आप लोग इसी तरह अपना पेशेंस बनाए रहिए क्योंकि आप लोग कभी कभी इरिटेट हो जाते होंगे. ऑनलाइन प्रॉब्लम यही सब होता है, कभी कभी इरिटेशन भी होता है. हाँ, ये देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ओके, तो देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहला है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. मेरे ख्याल से पिछले क्लास में किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा था, शायद प्रस्तुति ने पूछा था ना, प्रस्तुति नहीं पूछा था. यस, हाँ, कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है. ये देखो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में इसमें दिया हुआ है. और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट हैपेंस infinitely slowly process. Quasi-static process is a infinitely slowly process. Okay, and this is occurring in the thermal process and the chemical process. During the quasi-static process, there is the thermal equilibrium and chemical equilibrium. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि quasi-static process जो होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है. ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि quasi-static process क्या है. Yes, sir. Okay. In thermodynamics, a quasi-static process is a thermodynamic process that happens infinitely slowly. बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है. ठीक है, अब जैसे एज ए एग्जांपल यू नो दैट ह्यूमन एज, ये बताओ हम लोग का जो एज जो है वो स्लोली इंक्रीज हो रहा है. क्यों? जैसे ह्यूमन बींग्स का जो एज होता है बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रहा है. तो इट मींस द एज ऑफ ह्यूमन बींग्स इज अ क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस. तो मतलब जो काफी टाइम टेकन प्रोसेस होता है उसी को ही क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोला जाता है. नो रियल प्रोसेस इज क्वाजी स्टैटिक बट सच प्रोसेस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय परफॉर्मिंग देम वेरी स्लोली. ओके, यही है थर्मोडायनेमिक्स. दिस इज द क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. अब ये देखिए, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम आर डिफिकल्ट टू डील विद. It is therefore convenient to imagine an idealized process in which at every stage the system is in equilibrium. देखो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है. यू नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम: मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द थर्मल इक्विलिब्रियम. एंड it is convenient to imagine an idealized process in which at every stage the system is an equilibrium state. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है कि चाहे कोई भी प्रोसेस हो, इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है वो सारे प्रोसेस में एग्जिस्ट करता है. इक्विलिब्रियम स्टेट इज एग्जिस्ट इन ऑल द प्रोसेस. ठीक है, तो जैसे मान लो केमिकल इक्विलिब्रियम है या थर्मल इक्विलिब्रियम है, चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम स्टेट सब में एग्जिस्ट करता है. एज एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए दो बॉडी है, एक का टेम्परेचर 50 डिग्री है, दूसरे का टेम्परेचर 30 डिग्री है और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया. तो मिक्स करने पे क्या होता है कि दोनों एक एवरेज टेम्परेचर को गेन कर लेता है ना. एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालते हैं पता है ना? 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2. 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो इन दोनों का क्या होगा? दिस इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड दिस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके, आई थिंक इक्विलिब्रियम स्टेट का कॉन्सेप्ट तो सबको पता होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट होता क्या है. ओके,
So process is in principle infinitely slow, hence the name quasi-static. Quasi-static इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है. Quasi-static process is a very slow process. Okay. In a quasi-static process, at every stage, the difference in the pressure of the system and the external pressure is infinitely very small. तो देखो, जैसे किसी भी बॉडी पे आपको पता है कि दो तरह का प्रेशर लगता है, क्यों? आई थिंक ये तो सबको पता होगा. जैसे अच्छा आप लोग को हम बताते हैं, समझा के हम बताते हैं. जैसे ये देखो, मान लो सपोज ये कोई बबल्स है, ठीक है. ये देखो, दिस इज द बबल्स. अब जरा ये बताइए, इस बबल्स पे कुल कितने प्रेशर लग रहे हैं? देयर आर टू प्रेशर्स ना. एक तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्यों? पी नॉट. इस बबल्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है? पी नॉट. और बताओ. हाँ, यस. इंटरनल प्रेशर. और यस, करेक्ट, बिल्कुल सही. ये आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा. और यहाँ पे एक इंटरनल प्रेशर भी लग रहा है. दिस इज द इंटरनल प्रेशर. ओके. तो क्वाजी स्टैटिक में क्या होता है कि ये दोनों प्रेशर जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है. द वैल्यू ऑफ बोथ प्रेशर इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. ओके. तो यही आपका क्वाजी स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है. तो देखिए, क्वाजी स्टैटिक के बारे में अच्छा एक मिनट कुछ और भी चीजें दी हुई है. ये देखिए, The same is true of the temperature difference between the system and surrounding. और देखो, यही सेम कॉन्सेप्ट टेम्परेचर के लिए भी है. क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत कम होता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम होता है. ठीक है. अब देखिए, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इज ऑब्वियसली ए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट. देखो, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है. Quasi-static process is naturally not exist. Okay, this is hypothetical concept. This is hypothetical concept. In practice, process that are sufficiently slow and do not have accelerated motion of the piston, large temperature gradient, etc., are almost similar to an ideal quasi-static process. Okay. तो खैर ये सब तो बहुत ज्यादा important नहीं है, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, बहुत कम आता है. In a quasi-static process, the temperature of the surrounding reservoir and the external pressure differ only infinitesimally from the temperature and the pressure of the system. देखो, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया कि quasi-static process में क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम होता है. ठीक है. तो यही चीज देखो, वही एक ही चीज को ये बार बार एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस दिस इज वेरी स्मॉल. ओके. तो यही था. दिस इज अबाउट द क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस. ओके. तो आई थिंक सबको समझ में आ गया. और देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है ये तो सबको पता है. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है तो सबको पता है. आइसोकोरिक भी कल शायद हम लोगों ने पढ़ा था ना. कल शायद हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेस भी पढ़ा था. ये देखो, आप लोग को पहले आइसोथर्मल का भी थोड़ा सा पीपीटी हम दिखा दे रहे हैं. हालांकि ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक बार हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं. ये देखिए, तो अगला जो आपका है, दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस. तो ध्यान से देखिएगा. इवेपोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस का कोई एग्जांपल बताइए, द गुड एग्जांपल इज इवेपोरेशन. जरा ये बताइए, अगर मान लीजिए कोई वाटर अगर बॉयल हो रहा है, ठीक है, तो वाटर अगर बॉयल हो रहा है तो बताओ लिक्विड स्टेट में भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है और वेपर स्टेट में भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है. क्यों? यस सर. ना, कोई भी अगर मान लीजिए वाटर अगर लिक्विड स्टेट में अगर है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है इन केस ऑफ बॉइलिंग. और जब वेपर स्टेट में होता है तो भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है. इट मींस इवेपोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके. ये देखिए, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. दिस इज द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. ठीक है. Pressure is on y-axis and volume is on x-axis. Okay, and this is like as a curve. A process in which the temperature remain constant is called an isothermal process. ये देखो, मैंने कल आप लोग को बताया था. आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर.
मतलब same temperature. The process in which same temperature. Okay. From the starting of the process till the end, the temperature remains constant. For the process, we have the equation PV is equal to constant. और जरा ये बताइए, अच्छा मेरा आप लोग से क्वेश्चन है, आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन विथ यू. जरा ये बताइए, PV is equal to constant. PV is equal to constant in which laws? कोई बता सकता है? Any students? PV is equal to constant in which laws follows? Yes, correct. Yes, बिल्कुल सही. इसमें ध्रुव ने बताया, ध्रुव सर, ध्रुव. ओके ओके, या बिल्कुल सही आंसर. देखो ये बॉयल्स लॉ है. अभी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो कि नहीं बॉयल्स लॉ? नहीं पढ़े हो? बॉयल्स लॉ आप लोग नहीं पढ़े हो ना केमिस्ट्री में? अच्छा, पढ़ चुके. ओके. हाँ, तो वहां पे आप लोग को ये चीज बताया गया होगा कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना. PV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, you know that PV is equal to constant. PV is equal to constant ना. तो P का मतलब होता है प्रेशर और V का मतलब होता है वॉल्यूम. P का मतलब प्रेशर और V का मतलब वॉल्यूम. PV is equal to constant. ओके. अब देखिए, तो आई थिंक ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ जो है यही है आपका, ये बॉयल्स लॉ के लिए बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस. दिस इज द ग्राफ ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके. और जरा ध्यान से देखो, जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों का ग्राफ दिया हुआ है ना. यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों का ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है. अब देखिए, तो ये देखो, ये तुम्हारा जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन है. P1V1 is equal to P2V2. आई थिंक यू स्टडी अबाउट दिस इन केमिस्ट्री. आप लोगों ने केमिस्ट्री में इक्वेशन पढ़ा होगा ना. आप लोगों ने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा. P1V1 is equal to P2V2. This equation is follow in constant temperature. Okay. This equation is follow in constant temperature. Okay. Again, तो देखिए ये सब तो आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है. ठीक है. ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा. ये आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा. और ये तो देखो, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हाँ देखो, यही चीज अभी हम आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे थे. ये देखो, यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई किया गया है. अभी यही जस्ट यही चीज हम आपको बताने वाले थे. चलिए आ गया, तो हम आप लोग को पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. तो देखो, सबसे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस. एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, इन आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके. तो जरा ये बताइए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो इट मींस T इज इक्वल टू कांस्टेंट ना. T कांस्टेंट होगा. अब बताओ, T अगर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा T क्या होगा? T अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा T 0 होगा. क्यों? अब देखो, अब जरा ये बताइए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कोई बता सकता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे आप लोग को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, फिर भी हम आप लोग से पूछ रहे हैं. कोई बता सकता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू. डेल्टा यू, कोई बता सकता है? नहीं. चेंज इन इंटर what is the formula of change in internal energy? The Q minus W. No, you are telling the first law of thermodynamics ना. अच्छा. But I am asking change in internal energy. कोई बात नहीं. देखो, ये जो फॉर्मूला जो है 3/2 K into डेल्टा T होता है. ओके. ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है. ये आप लोग को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ना है, लेकिन शायद मैंने एक दो बार आप लोग से पिछले क्लास में डिस्कस किया था.
डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है 3/2 k इंटू डेल्टा टी। के कांस्टेंट है और के को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, और डेल्टा टी क्या है? व्हाट इज डेल्टा टी? चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए, अब जरा ये बताओ, यहाँ पे डेल्टा टी 0 है, तो बताओ डेल्टा टी अगर 0 है तो देयरफॉर डेल्टा यू भी कितना होगा? So zero. यस करेक्ट, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ डेल्टा टी 0 है ना, तो डेल्टा टी अगर 0 है तो डेल्टा यू भी तो 0 हो जाएगा ना। तो डेल्टा यू आपका 0 है। ओके ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो, एक मिनट यार, कहाँ चला गया? एक मिनट, हाँ ये देखो। अब देखो, इसको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में कैसे अप्लाई करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है, ध्यान से देखिएगा ना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बताइए कितने लोग को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कोई बता सकता है? Sir, the net internal energy is the difference between the heat energy and the work done. ओके, शरद ने आंसर दिया ना? Yes, sir. यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया था, Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस, Delta Q is equals to delta U plus delta W. यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ओके, तो वेयर डेल्टा U, बताओ यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U कितना है? Zero. 0 है। ओके, बिल्कुल सही। तो बताओ, इट मींस हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, Q इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस W। तो बताओ Q इज इक्वल टू क्या हो गया? W। Work done. Yes, sir. यस, बिल्कुल सही। इट मींस दैट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट absorbed by the system, heat absorbed by the system is equal to the work done by the system। okay, work done by the system। okay, अच्छा ये बताओ आप लोग से, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, बताओ क्या नेचुरली ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि जिसमें अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वो उसको टोटल वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है? प्रैक्टिकली दिस इज पॉसिबल? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? So ठीक है, तो मतलब क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है आइसोथर्मल प्रोसेस? या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आपको पता है कि नेचुरली आज तक ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं है कि हीट को अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको टोटल वर्क डन में वो कन्वर्ट कर सके। सम इंटरनल एनर्जी इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, कुछ न कुछ वो इंटरनल एनर्जी जरूर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सिस्टम अगर है तो उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही, बिना एटम मॉलिक्यूल्स का कोई सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। तो अगर एटम मॉलिक्यूल्स अगर होगा तो एटम मॉलिक्यूल्स एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेगा, तो जिसके चलते कुछ न कुछ वो इंटरनल एनर्जी को भी वो गेन करेगा। देखो इसी चीज पे साइंटिस्ट काफी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया, ठीक है, कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जाए
कि जिसमें हम हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकें। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम एटम या मॉलिक्यूल्स को पूरी तरीके से फ्रीज कर दें। अगर एटम मॉलिक्यूल्स को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया जाए तो हीट जो भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है वो उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर सकता है, बट ऐसा अभी तक कुछ खास सक्सेस नहीं मिल पाया है। अभी नेचुरली अभी एक ऐसा एक कंडक्टर बनाया गया है जिसका नाम है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर पे काफी रिसर्च हो रहा है और सुपर कंडक्टर जो होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आपका जो सुपर कंडक्टर जो है उसको प्रैक्टिकली यूज करना पॉसिबल नहीं है। आज तक दुनिया का कोई भी देश सुपर कंडक्टर को प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहा है। ओके, तो खैर तो यही है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक तरीके का ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है और ये प्रैक्टिकली जो होता है ये पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैसे अप्लाई किया जा रहा है। तो when we applied isothermal process in first law of thermodynamics, then Q is equal to W. Okay, heat absorbed by the system is equal to work done by the system. I think ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए ठीक है। तो ये तो था अबाउट द, देखो ये सामने ये चीज लिखा हुआ है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो यही चीज अभी जस्ट हम आप लोग को भी एक्सप्लेन कर रहे थे। और हाँ, एक चीज और देखो, मेरा 1:30 बजे 1:30 पे फिर से क्लास है। ठीक है, 1:30 पे फिर से क्लास है। तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, ओनली 40 मिनट्स क्लास, फिर उसके बाद आप लोग फ्री हो। देखो ये तो अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया। इफ यू बॉयल द वाटर इन द ओपन एयर देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। वाटर को अगर बॉयल किया जा रहा है तो यहाँ इसका क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। तो ये वेपराइजेशन या इवेपोरेशन दोनों जो है आइसोथर्मल प्रोसेस का ही एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर, हाँ, वाटर में ना, बॉटल 1:30। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज है ना, तो इसलिए आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा इको हो रहा है, आवाज बहुत ही कट कट के आ रहा है, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। ओके, तो ये देखो, ये जो इवेपोरेशन या जो वेपराइजेशन जो होता है, दिस इज एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, क्योंकि आपको पता है कि वाटर, अगर किसी वाटर को अगर आप बॉयल कर रहे हो तो लिक्विड स्टेट पे उसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री होगा। अगर किसी वाटर को अगर बॉयल किया जा रहा है तो लिक्विड स्टेट में उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होगा। और जैसे ही वो वेपर में अगर कन्वर्ट होगा तो वेपर स्टेट में भी उसका टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री होता है। तो इट मीन्स ये जो वेपराइजेशन जो है ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, ओके, तो यही था, दिस इज अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होगा तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और ये सारे मटेरियल्स गूगल क्लासरूम पे आप लोग को मिल जाएगा, वहां पे आप लोग जा करके देख लीजिएगा, उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो 1:30 पे आप लोग जरूर आइएगा, हम आप लोग का वेट करेंगे। ठीक है, 1:30।